तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम गवान नाम के एक न्यू लड़के को देखते हैं। गवान ने मेरिट पर एक बड़ी फाइनेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और अपने ही बल पर आज उसने यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया था। इसीलिए सब बहुत ज्यादा खुश थे। उसकी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके पास छेंग, उसका दोस्त और चंग के डैड भी आते हैं और गाहन का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से छेंग अच्छे मार्क्स से पास हो पाया था। वो गाहन को ऑफर भी करते हैं अपनी कंपनी में जॉब की, पर गाहन मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस तरह मेरिट पर आज तक वह पढ़ता आया है उसी तरह उसे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन यह सब बस उसकी सोच ही थी। वो नहीं जानता था कि इस फील्ड में पीएचडी होल्डर्स भी जॉब लेने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। यहां तक कि वो जब नॉर्मल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जाता है, वहां पर भी उसे 400 से ज्यादा लोग मिलते हैं, जिनमें से ज्यादातर पीएचडी होल्डर्स भी होते हैं। जल्द ही यहां की हायरिंग कंप्लीट हो जाती है और गांव को कोई जॉब नहीं मिलती। वह अब उदास होकर वापस चला गया था। अपने लिए नई जॉब की तलाश के दौरान ही उसे एक बहुत बड़े बैंक से कॉल आती है। यह एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक था, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोगों को मौका नहीं मिलता था। लेकिन ब्लू स्टोन ने खुद गाहन को अप्रोच किया था जॉब के लिए और बिना इंटरव्यू के उसे रख भी लिया था। गाहन को तो कोई गड़बड़ी महसूस नहीं होती। वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था वो टॉपर है, तो ऐसे लोग टॉपर्स को ही बुलाते होंगे। पर हकीकत यह थी कि यह जॉब उसे उसके दोस्त के डैड की वजह से मिली थी, जो कि ब्लू स्टोन के बहुत बड़े क्लाइंट थे और उनकी अपनी एक एनर्जी कंपनी भी थी। इस कंपनी में उसे जंग नाम के एक आदमी का असिस्टेंट बनाया जाता है और 6 महीने दिए जाते हैं सारे काम को सीखने के लिए। लेकिन हमें पता चलता है कि जंग काफी रड इंसान है। उसे गाहान बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि गाहान के पास ना तो कोई एक्सपीरियंस था और उसे यह भी लग रहा था कि गाहान एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इससे क्या ही आता होगा। वो तो उसे आते ही उसका रिजेक्शन लेटर प्रिंट करके भी दे देते हैं और कहते हैं किसी और को अपना मेंटोर बना लो। बेचारा गाहान यहां पर पहले तो चुप करके खड़ा रहता है और फिर पूरे ऑफिस पर नजर दौड़ाता है। मां स्क्रीन पर उसे एक फार्मूला में गड़बड़ी नजर आती है, जिसके ऊपर आजकल जैन काम कर रहे थे। गाहान उस फार्मूला को ठीक कर देता है और जंग उसकी इस हरकत से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे कुछ महीनों के लिए अपने असिस्टेंट के तौर पर रख भी लेते हैं, इस शर्त पर कि वह जल्दी काम सीखेगा और जंग को ज्यादा तंग नहीं करेगा। तहान उसकी सारी बातें समझ गया था। इसी टाइम पर जंग को अब एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कॉल आती है। उन्हें अपनी कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करना था और इससे पहले हेलीकॉप्टर के बायरर्स के लिए एक रिपोर्ट बनानी थी। जंग फौरन ही गांवान को लेकर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए निकल जाते हैं। यहां पर उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। कंपनी के लोग चाहते थे कि जंग सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठ के ही हेलीकॉप्टर के बायर्स के लिए रिपोर्ट बना दें, लेकिन यह सब करना जंग के लिए ठीक नहीं था। जंग एक ईमानदार ऑफिसर था। वो यहां ऑफिसर से कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर के एक एक स्पेयर पार्ट को पहले चेक करूंगा और फिर ही रिपोर्ट बनाऊंगा। उनके कहने पर यहां पर इंजीनियर्स की एक टीम आ जाती है, जो पूरे हेलीकॉप्टर के एक एक हिस्से को उनके लिए खोलकर रख देते हैं। जिसके बाद जंग को यह मालूम होता है कि हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा नहीं है। इसके अंदर कई स्पेयर पार्ट्स दूसरे मुल्कों से मंगवाकर लगाए गए हैं ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की क्वालिटी डाउन हो गई है। अब वह इस हेलीकॉप्टर कंपनी को लिस्ट करने से मना कर देता है, पर मैनेजर को भी जिद थी कि उसे अपनी कंपनी को लिस्ट करना है। इसलिए जंग उनकी कंपनी की वैल्यूएशन आदि कर देता है और ना चाहते हुए सबको यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद यह लोग यहां से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि जंग अब गाहान को अपनी कंपनी और यहां पर काम करने के तरीकों को सिखाने लगा था। वो बताता है कि किस तरह एक बड़े इंटरनेशनल बैंक के अंदर छोटी छोटी कंपनियों को लिस्ट किया जाता है ताकि लोग वहां पर अपने फंड रेज कर सकें, अपना पैसा दे सकें,
जिसके बाद उन पैसों को बिजनेस में लगाया जा सके और ऐसे न सिर्फ कंपनी पैसा कमाए बल्कि स्टॉक मार्केट के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी पैसा कमाएं। जंग की बातों से पता चलता है कि ब्लू स्टोन सबसे पुरानी आईपीओ कंपनी थी, जहां पर अब तक जितनी भी कंपनी जंग ने लिस्ट की थी वो तकरीबन तकरीबन प्रॉफिट में ही रही। एरब गहान भी दिल लगाकर यहां पे काम करने लग जाता है और कुछ सीखने के चक्कर में कई कई घंटे एक्स्ट्रा काम भी करता है। उसे यहां काम करके बहुत सी ऐसी चीजों का पता चल रहा था जो ना तो उसने सीखी थी और ना ही पढ़ी थी। चंद तो पहले ही उससे इम्प्रेस था और अब उसका इंटरेस्ट देखकर वो गहान को और भी ज्यादा पसंद करने लगता है और गहान का एक एक डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करता है, चाहे उसे भी अपना पर्सनल टाइम देना पड़े। जंग जहां भी किसी डीलिंग के लिए जाता तो वह गहान को अपने साथ लेकर जाता, जिससे गांववान अंदर कंपनीज की भी बातें समझ पा रहा था, जिसकी वजह से गहान को कंपनी के लेन देन के बारे में भी बहुत कुछ पता चल रहा था। काफी महीनों की मेहनत के बाद फाइनली जंग ने गावहान को उसका पर्सनल प्रोजेक्ट दे ही दिया। उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सारा डेटा एनालाइज करना था ताकि उसे आईपीओ के लिए लिस्ट किया जा सके। गावहान ने बहुत दिल लगाकर फार्मास्यूटिकल कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की, जगह जगह से डाटा इकट्ठा किया और तरीके से एनालाइज किया। फाइनली वो दिन आ भी गया जब उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी को लिस्ट करना था। फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर के साथ डीलिंग शुरू हो जाती है और पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल भी अपनी कंपनी को लिस्ट करना चाहता था और यहाँ ब्लू स्टोन में भी अपनी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा रखना चाहता था। इसीलिए वो गावहान की बनाई हुई फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट हम खुद तैयार कर देंगे, आप लोग बस उस पर साइन करेंगे। जंग जो कि अपने असूलों के बगैर काम नहीं करता था, इतनी बड़ी डील को कैंसिल करके चला जाता है। हालांकि उसके करियर में इस डील से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला था। गावहान भी रात के अंधेरे में काफी मायूस होकर ऑफिस वापस लौटता है। वो सोच रहा था कि जंग ने ऐसा क्यों किया। जंग अगर उसकी बात मान लेता तो आज गावहान की भी जॉब पक्की हो जाती। लेकिन यहाँ पर स्वीपर उसे समझाता है और कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो जंग को। जंग एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। बज़ाहिर यहाँ पर लोग जंग को पसंद नहीं करते, लेकिन सबके सब लोग उन आईपीओस के शेयर्स जरूर खरीदते हैं जिन्हें जंग लॉन्च करता है, क्योंकि जंग का एनालिसिस हमेशा बहुत अच्छा होता है। वो असूलों पर काम करते हैं, इसी वजह से लंबे अरसे तक शेयर्स अपने पास रखने की वजह से लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता है। यहाँ गावहान को लग रहा था कि अब जो भी उसे करना है खुद ही करना है, क्योंकि जंग तो उसे कोई और दूसरी डील देने वाला नहीं। वो अब बहुत सारी बड़ी कंपनीज को देखता है जिसके आईपीओ लिस्ट नहीं हुए थे। उसे एक डॉग फूड कंपनी मिलती है जिसके बारे में वो पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बाजार जाकर उसके प्रोडक्ट्स लेता है, उसकी एक बेहतरीन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता है और फिर जाकर उस कंपनी की सीईओ को कॉल करता है। अब गावहान के खुद कांटेक्ट करने पर वो लड़की गावहान से इम्प्रेस हो जाती है और गावहान को मीटिंग करने के लिए बुला लेती है। गावहान बहुत खुश होकर जंग के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने किस तरह से इस डील को लेने के लिए मेहनत की है और एक तरीका चेंज किया है। जंग को भी ये तरीका पसंद आया था। वो अब गावहान की रिपोर्ट और काम को चेक करता है और उसमें सारी गलतियां निकालते हुए वो हर चीज को परफेक्ट करके दोनों मिलकर उस कंपनी की सीईओ से बात करने के लिए निकल जाते हैं। अब पहले ही मीटिंग में गावहान और जंग दोनों ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उस औरत को ना तो इस डील में ज्यादा कोई इंटरेस्ट है और ना ही जंग के अंदर। वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट गावहान में दिखा रही थी और इसकी वजह से जंग को काफी हंसी भी आ रही थी। यहाँ तक कि वो लेडी तो गावहान को अपने घर भी बुला लेती है ताकि आईपीओ के टॉपिक पर ज्यादा अच्छे से बात कर सके। जंग गाड़ी में उसे उस औरत के इरादे बताता है और कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बेशक मत जाना। पर गावहान की करियर का ये पहला प्रोजेक्ट था जो उसने खुद हासिल किया था, इसलिए वो एक ट्राई तो करना चाहता था। घर आने पर वो सीईओ गावहान को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और फिर बहाने से उसके करीब भी आते हैं। गावहान जब उसे मना करता है और आईपीओ की ही बात करता रहता है तो उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो औरत कहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तभी तुम्हें दूंगी जब तुम मेरे डॉग का फूड खाओगे उसी के बर्तन से। गावहान को बुरा तो लगा, पर प्रोजेक्ट लेने के लिए उसने यहाँ पर भी पीछे कदम नहीं हटाए। उसने जब सारा डॉग फूड खा लिया तो उस औरत ने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। गावहान खुशी से अगले दिन जंग के पास वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया तो जंग ने देखा ये एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। वो गावहान से कहता है कि हमें फौरन से पहले उस लेडी के साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट करना होगा, इससे पहले कि उसका इरादा बदले। ये लोग फौरन अब उसकी कंपनी में उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सीईओ उनसे मिलने से मना कर देती है और पता चलता है कि वो सीईओ गावहान के साथ गेम खेल गई थी। उसकी बनाए फाइनेंशियल रिपोर्ट के जरिए वो किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपनी आईपीओ लिस्ट कर देती है और इस सारे धोखे से गावहान पूरी तरह टूट जाता है।
पर जंग उसे उम्मीद दिलाता है कि आगे जरूर उसके साथ कुछ अच्छा होगा। खैर कुछ ही देर में यहाँ पर कंपनी के सभी जनरल मैनेजर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ इनसे एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन दिए जा रहे थे। ली जो कि इन सबकी हेड थी, वो चाहती थी कि अब 100 मिलियन नहीं बल्कि 500 मिलियन तक की कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी करना चाहे तो ली उसे अकेले ही अप्रूव कर सके, बिना किसी जनरल मैनेजर के साइन के और अप्रूवल के। अब सभी जनरल मैनेजर्स जो कि अपनी सीनियर्स के गुड बुक्स में रहना चाहते थे, वो तो ये साइन कर देते हैं, पर जंग ये साइन नहीं करता। वो सबके सामने ये प्रपोजल रिजेक्ट करके यहाँ से चला जाता है और ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ली गुस्से में अब गावहान को अपने पास बुलाती है और उसे लालच देती है परमानेंट सीनियर मैनेजर की जॉब का, और कहती है कि अगर तुमने धोखे से इस कंपनी की फाइल पर जंग के साइन करवा लिए तो इस कंपनी के शेयर से होने वाले प्रॉफिट में मैं तुम्हें भी प्रॉफिट दूंगी, और वो प्रॉफिट लगभग इतना होगा कि तुम अपना एक घर खरीद सकोगे। गावहान जो कि एक बहुत ही छोटे घराने से ताल्लुक रखता था, वो अभी तक रेंट पर रहता था। ये सारी बात सुनकर उसके भी दिल में लालच आ जाता है। हालांकि वो भी जंग की तरह एक ईमानदार ऑफिसर था, पर अपनी मजबूरियों को देखते हुए वो ली की बात मान जाता है। अब गावहान जैसे ही जंग के पास आता है तो जंग बहुत ज्यादा गुस्से में उसे मिलता है। कहता है तुम जानते हो कि ली कितनी घटिया इंसान है, उसने उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है, और जिस कंपनी को वो आईपीओ में लिस्ट करने जा रही है उस कंपनी ने पिछले कई सालों में वर्कर तो हायर किए हैं लेकिन एक टेक्नीशियन हायर नहीं किया, जिसका मतलब है कि उनके प्रोडक्ट में 100% टेक्निकल खराबियां होंगी। अब जंग ही गावहान को काम देता है कि तुम उनकी टेक्निकल चीजों के ऊपर रिसर्च करोगे और एक रिपोर्ट बनाकर लाओगे। गावहान अभी भी दिल लगाकर काम करता है और कुछ अरसे के लिए तो ऐसा ही मालूम होता है कि जैसे गावहान के दिल में तो वो लालच रही ही नहीं जो ली ने उसके अंदर डाली थी। वो दिल लगाकर काम करता है, फैक्ट्री के अंदर जाकर टेक्निकल खराबियों को ढूंढता है, यहाँ तक कि वो फैक्ट्री के बाहर भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर नजर रखता है और उसे कंपनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। ये सारी रिपोर्ट लेकर जब गावहान जंग के पास आता है तो जंग उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फौरन उसकी बनाई रिपोर्ट के ऊपर साइन कर देता है और उससे वादा भी करता है कि जब मैं यूरोप जाऊंगा तो तुम्हारी पोजीशन को परमानेंट करने के लिए बहुत कोशिश करूंगा। गावहान पूछता है कि मेरी पोजीशन परमानेंट होने के कितने चांसेस हैं, तो जंग कहता है 80% से ज्यादा। इस टाइम गावहान के जहन में ली वाली बात गूंजती है, उसने तो 100% का वादा किया था। अब लालच उसके दिल में दोबारा घर कर जाती है और यहाँ हमें ट्विस्ट पता चलता है कि गावहान ने उस रिपोर्ट के साथ साथ एक दूसरी कंपनी के भी फाइनेंशियल रिपोर्ट पर साइन दे दिए थे जंग के एतबार का फायदा उठाते हुए, और वो फाइल वो लेकर ली के पास चला जाता है और ली को वो फाइल दिखाते हुए एक और फाइल भी थमा देता है जिस पर उसकी जॉब के परमानेंट होने के बारे में कॉन्ट्रैक्ट था। वो जंग का ही सिखाया हुआ रूल यहाँ उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और कहता है वर्बल एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होती, आप मेरी जॉब के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें फिर ही मैं आपको जंग के साइन किए हुए पेपर्स दूंगा। अब ली अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गावहान को लेकर उस दिन एसई कंपनी चली जाती है जिसकी गड़बड़ी के बारे में खुद गावहान ने रिसर्च की थी और ली ने जंग के झूठे साइन लिए थे उस कंपनी की रिपोर्ट पर। वहां जाकर ली और गावहान जब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने ही वाले होते हैं तो गावहान उस कंपनी के ऑनर के सामने एक और फाइल रख देता है जिसमें उस कंपनी के सारे कच्चे चिट्ठे थे। वो सारे धोखे इस फाइल में लिखे हुए थे जिसके बारे में उसने खुद इन्फॉर्मेशन ली थी। इस फाइल को देखकर उस कंपनी के ऑनर के तो तोते उड़ जाते हैं, उसे लगता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पर यहाँ गावहान का हमें इससे भी ज्यादा घनावना और लालची चेहरा नजर आता है। वो कहता है रिपोर्ट तो हमने पहले ही फेक बना ली है, साइन तो हम कर देंगे लेकिन एक शर्त पर कि आप अपनी कंपनी के ज्यादा शेयर्स हमें दे दें और उसके 5% शेयर्स सिर्फ मेरे नाम कर दें। कंपनी भी इस बात के लिए मान जाती है और फाइनली इनकी डील साइन हो जाती है जिसके मुताबिक अब इस कंपनी में 5% शेयर्स गावहान के भी थे, वो भी बिल्कुल फ्री में। कंपनी में वापस आते ही ली गावहान की प्रमोशन की और उसके परमानेंट होने की खुशखबरी दे देती है और यहाँ ऑफिस में पार्टी चलने लग जाती है। अब जंग को जब ये बात पता चलती है कि गावहान ने उसे धोखा दिया है तो वो अंदर से टूट जाता है और इस कंपनी से रिजाइन कर देता है खुद ही। जाने से पहले वो अपने स्टूडेंट गावहान को एक पेंटिंग देकर जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी को तोड़ा तो जा सकता है पर उसे हराया नहीं जा सकता। वो अब ब्लू स्टोन के साथ काम नहीं कर सकता था क्योंकि ब्लू स्टोन ने उसका नाम इस्तेमाल कर उसे ही धोखा दे दिया था। कुछ दिन गुजरते हैं और हमें पता चलता है कि ली अब ब्लू स्टोन की प्रेसिडेंट बन गई थी और गावहान यहाँ का सीनियर जनरल मैनेजर बन गया था। और अक्सर ही ली गावहान को लेकर बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स में जाया करती थी जहाँ से वो अपना पर्सनल फायदा ले सकती थी। दूसरी तरफ जंग ने अपनी पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंपनी ओपन कर ली थी और उसके कंपनी भी बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ ली एक जियांग एनर्जी नाम की कंपनी के आईपीओ लॉन्च करने के लिए बात करती है और इसकी सारी जिम्मेदारी वो गावहान को दे देती है क्योंकि वो कंपनी गावहान के दोस्त का डैड की और वो गावहान के दोस्त के भरोसे का फायदा उठाते हुए उससे एक बहुत घिनौनी चाल चलवाना चाहती थी जिसका गावहान को खुद भी कोई आइडिया नहीं था। अगले दिन ही गावहान वहाँ पे चला जाता है और जंग के फादर
गावहान का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। वो अपनी कंपनी के बारे में उसे बताने लगते हैं कि वो एक एनर्जी कंपनी है और आजकल वो एक ऐसा मटेरियल बनाने पे काम कर रहे हैं जो एनर्जी की बहुत बड़ी बचत करेगी और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जो कि महंगे दामों में बिजली बनाकर बेचती है उनसे भी आम लोगों और छोटी फैक्ट्रीज को छुटकारा मिल जाएगा और एनर्जी के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। उनकी ये सारी बात सुनते हुए गावहान कहता है इस काम के लिए तो बहुत सारी फंडिंग जरूरी है। जो आपके पहले आईपीओ से फंडिंग आ रही है वो काफी नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको और भी आईपीओ लॉन्च करने चाहिए ताकि फंडिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। यहाँ तक उसका दिल बिल्कुल साफ था। उसके दिल में कोई चोर नहीं था, लेकिन असल में ली के दिल में चोर था जो इससे ये सारा काम करवाने वाली थी। गावहान के जरिए जियांग से कहलवाती है कि वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर ब्लू स्टॉक के नाम कर दे, इस गारंटी पर कि 2 साल तक उनकी कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी। इसके बदले ब्लू स्टॉक उसे 2 आईपीओ और लॉन्च करके देगा जिसके जरिए वो एक के बजाय 2 एनर्जी सोर्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। चैंकडार ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अबली अपने एक मैनेजर के हाथ एक दूसरी गेम खेल देती है। जियांग कंपनी की एक राइवल कंपनी यानी दुश्मन कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उसकी भी शेयर होल्डर बन जाती है। हालांकि ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रही थी, पर क्योंकि अब ब्लू स्टॉक के पास जियांग कंपनी के भी शेयर्स थे तो जियांग कंपनी की सारी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास थे। वो इस छोटी कंपनी से कहते हैं कि जो भी अब जियांग रिसर्च करेगा और पावर प्रोडक्शन के लिए मटेरियल मंगवाएगा उसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे और फिर तुम उस पावर मटेरियल को बनाकर जल्द ही उस जितने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। एक तरफ तो ये खेल खेला था, दूसरी तरफ फिर इससे भी घिनौना खेल खेल दिया। अब वो मटेरियल कंपनी जिससे जियांग मटेरियल मंगवाया करता था उस मटेरियल कंपनी के भी शेयर्स खरीदते हुए ब्लू स्टॉक ने उसके ऊपर शर्त रख दी कि तुम मटेरियल अब जियांग कंपनी को नहीं दोगे बल्कि दूसरी छोटी उसकी दुश्मन कंपनी को दोगे। इस हरकत की वजह से जो जियांग कंपनी आईपीओस मिलने की वजह से एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर गई थी वो एकदम से नीचे आ जाती है और ये सब जंग भी नोटिस करता है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने जियांग कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो वो भी अब लॉस में जाने लगते हैं। इस सब के दौरान गावहान का ये लोग एक्सीडेंट करवा देते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसी के जरिए उसके दोस्त और उसके डैड को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया। अब जैसे ही जियांग कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा गिर गए थे वहीं पर ली एक और खेल खेलती है और 4% शेयर्स उसके और खरीद देती है और साथ ही कंपनी के स्टॉक्स को और ज्यादा नीचे गिरा देती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि जियांग पूरी तरह तबाह हो जाए और उसके बाद वो जियांग की आधी से ज्यादा कंपनी की मालिक बन जाए और फिर उस कंपनी को अपने लिए चलाए। अब ना चाहते हुए जियांग को ये सारी शर्तें ब्लू स्टोन की माननी पड़ती हैं और वो ब्लू स्टोन के नाम पर ली के चाल में फंस जाते हैं और अपने कारोबार का बहुत बड़ा लॉस करवा देते हैं और इस लॉस के दुख में उनको हार्ट अटैक आ जाता है। गावहान को जब हॉस्पिटल में हो जाता है तो ये सारी रिपोर्ट पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा शॉक में रह जाता है। उसे ली के धोखे की सारी समझ आ गई थी। वो जल्दी से ली के ऑफिस में जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। वो कहता है मैं समझ गया हूँ, तुम्हें सिर्फ जियांग कंपनी की टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए थी जिसके लिए तुमने इतनी घनाउनी चाल चली और उसके बाद उनकी कंपनी तबाह कर दी। इसी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ कोई और काम नहीं करूंगा। ली भी उसे ताने देती है कि तुम कौन सा बहुत शरीफ हो, तुमने भी तो अपनी सक्सेस और परमानेंट जॉब के लिए सबसे पहले मेरा साथ दिया था और अपने ही टीचर को धोखा भी दे दिया था। वो उसे आईना दिखाती है और कहती है कि तुम ही बेवकूफ थे, तुम्हें ही नजर नहीं आया मैं क्या करवा रही हूँ और आज तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे दोस्त के डैड जिसने तुम्हारी यहाँ पर जॉब लगवाई थी वो मौत के मुंह में है। ये सुनकर गावहान और भी ज्यादा टूट जाता है क्योंकि उसे आज तक यही लगता आया था कि उसे ये जॉब उसके टैलेंट पर मिली थी। उसे जब समझ आया कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे था उसी को उसने धोखा दिया तो वो फौरन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जाता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जियांग अब मर चुके थे और चैंग गावहान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो जानता था ये सब गावहान की वजह से हुआ है। वो गावहान को बहुत ज्यादा मारता है और यहाँ से भेज देता है। चैंग के इस रवैये से वो दुखी तो होता है लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। वो जानता था कि ये सारा रवैया उसी की गलतियों का नतीजा है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो जंग के पास जाता है जो कि उससे बहुत ज्यादा नाराज थे, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। वो जंग से माफी मांग लेता है और कहता है प्लीज अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे साथ साथ जियांग कंपनी और जियांग कंपनी से जुड़े सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जिसके पैसे जियांग में इन्वेस्ट हैं और फंसे हुए हैं वो सभी मारे जाएंगे। उन लोगों के लिए सही पर जंग गावहान की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गावहान अपने दोस्त के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कंपनी के साथ और तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ वो मेरे धोखे की वजह से हुआ, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। ये धोखा ली ने मुझे दिया है। मेरी बस इतनी गलती थी कि मैंने ली के ऊपर एतबार किया और वो सारे प्रपोजल्स मैं अंकल तक लेकर आया, लेकिन मेरा अब यकीन मानो मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ और तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस दिलवाना चाहता हूँ ली से। अब जंग और गावहान मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चलते हैं। एक सिक्योरिटी कंपनी की आड़ में वो जियांग कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लेते हैं और उसके प्राइसेस को ऊपर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बजाय तो ये सारे शेयर्स एक सिक्योरिटी कंपनी खरीद रही थी, लेकिन असल में ये सब धोखा था
ये शेयर सारे बड़े बड़े जैंग के प्रोफेशनल मार्केट ऑपरेटर्स खरीद रहे थे। ये चाल ली को समझ ही नहीं आती। उसने तो ब्लूस्टोन के नाम पर जियांग की दुश्मन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि वो जियांग को तबाह कर देंगे, और अगर अब जियांग का 100% कंट्रोल उन्हें ना मिलता तो वो एक जगह से नहीं दो दो जगह से फंस जाती। ली इस सारी चीज को कवर करने के लिए एक और चाल चलती है और जियांग कंपनी के शेयर्स खुद ही खरीदने लग जाती है, ताकि एकदम से वो सारे शेयर्स बेचकर जियांग कंपनी को एक और मर्तबा से गिरा दे। लेकिन ये चाल जंग को समझ आ जाती है और जंग और भी ज्यादा पैसे लगाकर जियांग कंपनी के शेयर्स खरीद कर मार्केट और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके बाद जंग ने 2 दिन के लिए जियांग कंपनी के शेयर्स को ब्लॉक कर दिया। यानी अब जियांग कंपनी के शेयर्स कोई खरीद नहीं सकता था। ली को समझ नहीं आई कि वो क्या करे। इन 2 दिनों के अंदर जियांग कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स जियांग के बेटे के नाम शो होते रहे, और इस तरह ली का दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। इन 2 दिनों में जियांग के बेटे चैंग और जंग ने मिलकर एक और चाल चली। जियांग जैसी एक नई कंपनी बनाकर जियांग के सभी टेक्निकल इंजीनियर्स और बड़े बड़े वर्कर्स को ज्यादा तनख्वाह और चीजों की लालच देते हुए नई कंपनी में ले आया। नई कंपनी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जियांग के पहले ही काफी सारे शेयर्स ब्लू स्टॉक के पास चले गए थे। अब ये नई कंपनी ऐसी स्टेब्लिश कंपनी होती जिसके सारे शेयर्स जंग के पास ही रहते। 2 दिन बाद जब मार्केट खुली तो जंग ने अब अपना असली खेल शुरू किया। जितने भी इसने शेयर्स खरीदे हुए थे और प्राइस ऊपर की हुई थी, वो सारे शेयर्स उसने एकदम से ही गिरा दिए, जिसकी वजह से ब्लूस्टोन को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि कंपनी दिवालिया होते होते रह गई। ये सब क्योंकि ली की वजह से हुआ था, तो ब्लूस्टोन अब ली को निकाल देती है कंपनी से। अब यहाँ मार्केट में इतनी बड़ी मैनिपुलेशन हुई थी, नजर तो सबको ही आनी थी। चैंग की कंपनी बेशक दोबारा से स्टेबल हो गई थी, लेकिन अब चैंग को मार्केट मैनिपुलेशन के लिए यहाँ पर सजा दे दी जाती है और 2 साल के लिए उसकी कंपनी को आईपीओ से बाहर कर दिया जाता है। और ये कोई उनके लिए नुकसान नहीं था, बल्कि उनके लिए स्टेबल होने का एक चांस था। ली भी खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है और उसे 1 साल की सजा भी होती है। गोहान और जंग, जिन्होंने चैंग का साथ दिया था, उन्हें भी 6-6 माह की सजा सुनाई जाती है, जबकि ली को धोखाधड़ी के इल्जाम में 7 साल की सजा सुना दी जाती है और मार्केट में उसकी एंट्री बैन कर दी जाती है। 6 माह बाद हम जंग और गावहान को दोबारा एक साथ देखते हैं, जो एक साथ अब जंग की कंसल्टेंट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो ज्यादातर लोगों के फायदे के लिए काम करती थी। और ऐसे ही इस कंपनी में दोनों को साथ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।